क्या हाल चाल भाई। 2-3 दिन छुट्टियां क्या ली, आप तो नोटिफिकेशन लाने की बातें करने लग गए हो भाई। बढ़िया भाई बढ़िया। बस गर्मियां नहीं पड़े, बाकी सब कुछ हो। बारिश हो, सर्दियां हो, सर्दियां ही हो। कैसी चल रही है भाई तैयारी? टारगेट क्या रखा हुआ है आपके कि हमको इतने तो मार्क्स जो वो लेके ही आने हैं? जैसे अगर पिछले टाइप का जो एग्जाम में जो पेपर आया था, अगर वैसा पेपर आ जाता है तो उस केस के अंदर कहाँ तक जो है वो 150 प्लस? और इंडिविजुअल अगर पेपर वाइज बताओ तो? सीके 30 प्लस और सब्जेक्ट के अंदर 120 प्लस, मतलब 60-60 अप्रोक्सीमेटली। भाई इसको 160 तक लेके जाओ, सब्जेक्ट के अंदर जो है वो 130 रखो। 65-65 और इतने आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जैसे आएंगे उसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपने पढ़ नहीं रखा होगा। और ये जो हैंड रिटन नोट्स है इसके अंदर सब कुछ जो रिवीजन आपके लिए ज़्यादा आसान है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और इसके साथ रिवीजन क्लासेज और अलग से अपलोड कर देंगे, तो उसमें फिर जो कुछ क्वेश्चन में एरर रहते हैं या कुछ क्वेश्चन होते ही वैसे हैं वही गलत जो है वो बनते हैं, बाकी के क्वेश्चन जो है वो आप सही कर सकते हो। तो टारगेट जो है वो 160 प्लस का रखो। क्लियर है, शुरू करें? फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के अंदर तो लगभग आपको कोई एक दो क्वेश्चन छोड़ दो तो छोड़ दो, बाकी करने चाहिए। रीज़न ये है कि अगर कॉमर्स का पेपर है और कॉमर्स आप इतने सालों से पढ़ रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, तो आप उनको अगर करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि 50-50 में भी आपका रहेगा तो आपका तुक्का सही लगेगा। रीज़न ये है कि आप इतने सालों से पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन पेपर जो वो इजी रहता है। तो पेपर 1 और 2 तो हाँ करना चाहिए। अगर आपको लगता है बिल्कुल ऐसा हो कि भाई ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं है तो आपको करने चाहिए। हाँ तो उसमें आप जो है कभी अगर चेक कर लीजिएगा, 10 क्वेश्चन है, जैसे उनके अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हो वो पहले सेलेक्ट कीजिए और बाकी जैसे 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे उनके ऊपर तुक्का लगा के देखिए और उन चारों के आंसर चेक कीजिए। अगर उस चारों में से दो के आपके सही बैठ जाते हैं तो भी आप दो के हिसाब से देखोगे। अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ये क्या हो गया अभी?
दो क्वेश्चन सही होते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो 2 × 2 एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का माने अगर, तो भी अपने कितने बनते हैं, 2 नंबर बनते हैं। और 2 का गलत होगा उसका कितना जाएगा, 2 × 0.3 कितना हो गया, 0.66। ठीक है, तो भी आपके 1.33 है। 4 अगर तुक्के लगाते और 2 बन जाते हैं तो उस केस में भी आप प्लस में हो। और बनते हैं अगर कॉमर्स में, अगर आप लगाते भी हो, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ रखी होती हैं। तो कॉमर्स वाले पेपर में तो क्वेश्चन छोड़ना, अगर सिर्फ वही छोड़ना जो आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, बाकी करने चाहिए क्वेश्चन। शुरू करें भाई। बायबैक ऑफ शेयर्स जो है वो समझ आ चुका था, वहां तक में कोई डाउट है क्या, या वो अभी क्लियर है, उसमें कोई भी तरीके का डाउट नहीं है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेक्शन इसकी बात करता है 55, जो कि अपन इसको वापस नेट से देख भी लेंगे कि सेक्शन 55 जो वो क्या बात करता है। बाकी अगर बात करें हम, तो प्रोविजन इसके जैसा बायबैक ऑफ शेयर्स है ना, सेम वैसे के वैसे, ज़्यादा इसमें कोई चेंज जो है वो है नहीं। क्या है, किस तरीके से करेंगे, जैसे अपने को प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है तो उस केस के अंदर अपन क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो प्रीमियम अगर दे रहे हैं तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अपन पढ़ लेंगे पूरा सेक्शन जो 55 है, वो सारा क्लोज वगैरह सब कुछ जो वो पढ़ लेंगे, है ना। पहले ये था कि अपन कंपनी जो कंपनीज लॉ है उसको अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी कंपनीज लॉ के जो भी सेक्शन है उनको यहीं पर साथ ही जो है वो पढ़ रहे हैं, ताकि आपको फिर अलग से डाउट नहीं रहे। जो भी है नोट्स के अंदर भी सारे के जो है इंपॉर्टेंट जो भी आपके लिए बनते हैं वो सारे के सारे यहीं साथ में ही लिखे गए हैं। तो अपन क्या कर देंगे, सबसे पहले रिडीम करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और फिर क्या कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई वन एग्जाम की मदद से आपको क्या लगता है कि कितने मार्क्स में आपके इजाफा हो सकता है, कि भाई यहाँ से जुड़ने के कारण जो है वो आपके इतने मार्क्स जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे, इतने कम में फ़ायदा इससे होगा। भाई ये एंट्रियां दोनों समझ आई ना, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं ना, सिंपल सा है कि अपन क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, जैसे कि 100 का शेयर जो है वो 110 में कर रहे हैं, तो अपन क्या कहेंगे, 100 के तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम करनी और 10 का प्रीमियम देना, टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 110 देने। फिर अपन क्या कर देंगे, ये 110 जो उनको रीपे कर देंगे। सेम जैसा इक्विटी शेयर के केस के अंदर चल रहा था ना, सेम वैसा का वैसा। 120 प्लस सब्जेक्ट में भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और करते रहिएगा ना, अभी जो है इम्प्रूवमेंट और बाकी है। ये दो एंट्रियां समझ आई, सिंपल सी है। अब यहाँ पर
जो क्वेश्चन बनने वाला पॉइंट है ना वो ये है कि दो चीजें हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कि भाई जो प्रीमियम पे कर रहे हैं अपन प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन पे, इसका क्या ट्रीटमेंट जो वो किया जाए। ध्यान से सुनिएगा। हमने जब प्रेफरेंस सिक्योरिटी प्रीमियम का सेक्शन कौन सा था उसके यूज बताने वाला, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कौन सा सेक्शन बता रहा था, उसके अंदर उसने 5 यूज बताए थे। 5 में से उसने नीचे लिखा था कि अगर कंपनी जो है वो सेक्शन 133 में स्पेसिफाइड कंपनी है तो उस केस के अंदर वो बी और डी के लिए जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम इस्तेमाल नहीं कर सकती। जहां पर क्या लिखा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम को इस्तेमाल किया जा सकता है राइट ऑफ करने के लिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो सेक्शन 133 में अगर स्पेसिफाइड कंपनी है तो उस केस के अंदर वो जो है सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकती इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने में। बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर दो केस बन जाएंगे, अगर जो कंपनी है वो सेक्शन 133 में स्पेसिफाइड कंपनी है तो, या फिर सेक्शन 133 में स्पेसिफाइड नहीं है। अगर सेक्शन 133 में स्पेसिफाइड है तो उस केस के अंदर उन्होंने क्या लिखा था, बी और डी के लिए अलाउ नहीं होगा, जहां पर क्या लिखा था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को राइट ऑफ करने के लिए। इसका मतलब अगर सेक्शन 133 में स्पेसिफाइड कंपनी है वो जब राइट ऑफ करेगी तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर पाएगी क्या, नहीं। तो ये एंट्री क्या करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ किसका यूज कर सकती है, फ्री रिजर्व का। तो ये क्या कहेगी, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। वहीं पर अगर कंपनी जो है वो सेक्शन 133 में स्पेसिफाइड जो है उस कंपनी में नहीं आ रही है तो उस केस के ऊपर उसके ऊपर इस तरीके की कोई लिमिटेशन नहीं लगेगी। इस वजह से वो सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल सेक्शन 52 के हिसाब से जो है वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को राइट ऑफ करने के लिए भी इस्तेमाल कर पाएगी। तो इसका मतलब ये जो है वो कैसे राइट ऑफ करेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट फ्री रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। समझ आ रही है बात कि भाई सेक्शन 133 वाली है अगर तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, फ्री रिजर्व जो वो यूज करेगी। और अगर वो सेक्शन 133 में स्पेसिफाइड नहीं है तो उस केस के अंदर उसके पास सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूज करने का ऑप्शन रहेगा, तो वो क्या करेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेगी। और पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को इस वजह से लिख रहे हैं ताकि क्योंकि इसका यूज जो वो लिमिटेड है, जिसका यूज लिमिटेड हो उसका अगर हमें मौका मिले तो उसको पहले यूज करना चाहिए। तो अपन सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज करेंगे, फिर कुछ बचेगा तो हम क्या करेंगे, फ्री रिजर्व से यूज करेंगे और इस तरीके से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। क्लियर है, ये चीज समझ आई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। डाउट आए वहां जो है वो रुकवाते रहिएगा, या अगर आपको लगे कि ये वाला पॉइंट जो दोबारा, तो सिर्फ रिपीट लिख दीजिएगा ताकि मैं उसको वापस करवा दूंगा ना। अब इसके बाद में अपनी एंट्री में दो चीजें क्या थी, एक तो हम क्या कर रहे थे, ये था कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसको तो हमने राइट ऑफ कर दिया। इसके अलावा शेयर कैपिटल कम हो रही है, और शेयर कैपिटल कम होती है तो उस केस के अंदर क्या होता है,
बाकी जो जिन्होंने फंड प्रोवाइड किया है, जो भी डिबेंचर होल्डर है या लोन है, उनको समस्या ये हो सकती है कि भाई हमने इस हिसाब से जो है इनको पैसा दिया था कि पहला नुकसान जो क्या होगा इन इक्विटी शेयर होल्डर का, और फिर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होगा, और फिर उसके बाद में अगर नुकसान होगा तो डिबेंचर होल्डर का होगा। तो ये हमारे लिए एक तरीके से क्या कर रहे थे, सेफ्टी का काम कर रहे थे। अगर ये जो शेयर कैपिटल है ये कम हो रही है तो उस केस के अंदर उनकी रिस्क जो वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वहां पर हमने देखा था इक्विटी शेयर के अंदर कि हम क्या करते हैं, तीन टेस्ट करते हैं कि ये चीजें चेक करोगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो जो वो पोस्ट बायबैक जो है 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रिसोर्स टेस्ट करते हैं, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट करते हैं, और हम कहते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है शेयर कैपिटल कम हो रही है तो या तो उसके बदले में कोई दूसरी शेयर कैपिटल लेके आओ, इक्विटी के बदले में प्रेफरेंस लेके आओ, और प्रेफरेंस के बदले में इक्विटी लेके आओ, जो भी है वाइस वर्सा उनको लेके आओ। या फिर अगर आप नहीं इश्यू करना चाहते हैं या फिर कुछ कम इश्यू करना चाहते हैं तो जितने का शेयर कैपिटल कम हो रहा है उतने का आप क्या कीजिएगा, आपके फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व का मतलब क्या है, वो रिजर्व, फ्री रिजर्व की डेफिनेशन क्या दे रखी है, सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है। फ्री रिजर्व वो रिजर्व है जिनसे क्या किया जा सकता है, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि आपके फ्री रिजर्व से कुछ पैसा लेके हमारे क्या कर दीजिएगा, सीआरआर के अंदर ट्रांसफर कर दीजिएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। हमने कहा इससे क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से परमानेंट कैपिटल का काम करेगा, और ये कल को अगर कहीं यूज होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर को इश्यू करने में यूज होगा। बोनस शेयर को इश्यू करते वक्त भी अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ही रहेगा। तो ये पैसा है जो फिर आपके डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो यहाँ भी सेम वैसा वैसा ही है, शेयर कैपिटल जो है वो सेम उसी तरीके से काम कर रही है। यहाँ भी सेम प्रोविजन जो वो रखा गया है कि जितने की शेयर कैपिटल का नॉमिनल अमाउंट कम हो रहा है उतने का या तो क्या कीजिए, नया जो है वो शेयर कैपिटल लेके आ जाइए, और या फिर इसके बदले में आप क्या कर दीजिएगा, सीआरआर के अंदर आप ट्रांसफर कर दीजिएगा फ्री रिजर्व के अंदर। तो इसका तो प्रीमियम को तो हमने राइट ऑफ कर दिया, इसके बाद में बचा ये। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसमें क्या है, ये जितने से डेबिट हो रहा है, ये जितने से डेबिट हो रहा है उतना कैपिटल बेस कम हो रहा है। तो ये क्या कहता है, हमें उसके बदले में उतना ही जो क्या चाहिए, बली चाहिए। हमने कहा किस तरीके से, तो उन्होंने कहा कि आप या तो क्या कर सकते हो, इसके लिए आपके पास ऑप्शन 1 है, क्या कर दीजिए आप, ट्रांसफर टू सीआरआर कर दीजिए कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। या फिर ऑप्शन 2 आपके पास क्या है, ऑप्शन 2 आपके पास क्या है, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स कर दीजिए, या फिर फ्रेश इश्यू करके शेयर्स जो फ्रेश इश्यू करके आप पैसा ला सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, इनका कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, कि कुछ पैसा तो आपने क्या कर दिया, सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। जैसे कि टोटल शेयर कैपिटल आपकी 5 लाख से कम हुई तो आपने 2 लाख तो क्या कर दिया, सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया, और 3 लाख के लिए आप क्या कर दिए, नए शेयर इश्यू करके पैसा ले आए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये जो है कैलकुलेशन बिठा सकते हो। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लिख के आप इसको ट्राई कर लीजिए ताकि पता चल जाए कि भाई आपको चीज़ें समझ आ रही है या नहीं आ रही। हम जो है वो रिडीम कर रहे हैं, मान लीजिए 10,000 प्रेफरेंस शेयर एट 12 ईच, ठीक है, जिनकी फेस वैल्यू जो है वो कितनी है, 10 रुपये।
ठीक है। फ्री रेजर अवेलेबल 70,000। फ्री रेजर टू बी मेंटेन इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। रिक्विजिट इक्विटी शेयर्स will be issued to satisfy conditions of section 55। equity share will be issued at 12 rupees पर शेयर, और इनकी फेस वैल्यू जो है वो है 10 रुपीज। कैलकुलेट करना है आपको कितने शेयर इशू करना पड़ेगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड। ट्राई कीजिए भाई। इसको ट्राई कीजिए। समझ आ रहे हो बात भाई। कर क्या रहे हैं अपन, 10,000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं। 10 रुपए का शेयर है, 12 पे रिडीम कर रहे हैं। फ्री रेजर अपने पास है 70,000 का, लेकिन अपन कह रहे हैं 20,000 का मेंटेन करेंगे। मतलब कि 50,000 कम करेंगे। कंपनी अपनी अपनी पॉलिसी रखती है कि भाई इतना फ्री रेजर जो वो रखेंगे ही रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम 20,000 जो फ्री रेजर रखेंगे ही रखेंगे। वो कह रहा है कि जितना कम पड़ेगा उतने के लिए हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे, और ताकि हम जो वो सेक्शन 55 के कंडीशन जो सेटिस्फाई करें। और इक्विटी शेयर विल बी इश्यूड जो है उनको 12 रुपए में इश्यू करेंगे, जिनकी फेस वैल्यू जो 10 रुपए। तो आपको बताना है कि कम से कम कितने इक्विटी शेयर जो वो इश्यू करने पड़ेंगे।
हम्म, हम्म, हम्म। अरे भाई कैलकुलेट करो रे, इतना क्या समय ले रहे हो? मर का नहीं है। मैं करूँ इसको? देखो भाई, 10,000 शेयर है, रिडीम करने हैं 12 रुपए पे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 इंटू 10 कितने हो गए? 1 लाख रुपए। प्रीमियम ऑन रिडम्शन, 10,000 इंटू 2, 20,000। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,20,000। ठीक है, फिर पेमेंट वाली एंट्री, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 120, इसको तो कर दो है ना। अब बचा अपना, इस प्रीमियम को राइट ऑफ करना है। प्रीमियम ऑन रिडम्सन, सॉरी 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 सॉरी, इसको राइट ऑफ करना 20,000 को, तो हम क्या करेंगे? फ्री रिजर्व से करेंगे। फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्सन। कितना हो गया? टोटल 70,000 है, और जिसमें से 20,000 हमें क्या करने, मेंटेन करने, मतलब 50,000 है। अपने को यहाँ कितने चाहिए? 20,000 चाहिए, तो ये 20,000 तो ध्यान ले लिए। अभी भी कितना प्री रिजर्व पड़ा है? 30,000 का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ये कितना का कंपनसेट करना है इसको? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए अपने को कितने का करना है? 1 लाख रुपीज का कंपनसेशन चाहिए। समझ आ रही है बात? अब इसमें से अपने पास फ्री रिजर्व कितने अवेलेबल है? फ्री रिजर्व टू सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए अमाउंट कितना अवेलेबल है? 50 है, जिसमें से 20 जो वो इस्तेमाल हो चुके हैं, तो कितना आपका? 30,000 जो है वो सीआरआर में ट्रांसफर कर दोगे आप फ्री रिजर्व से। तो आप क्या कह दोगे?
फ्री रिजर्व टू सीआरआर। बाकी के लिए आप क्या कर रहे हो, नए इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हो। बाकी के लिए आप नए इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हो। अब बाकी कितने का और हट जाना चाहिए भाई, इसका मतलब क्या है, ये सीधा कह रहा है कि कैपिटल हो रही है 1 लाख से कम, मेरे को वापस 1 लाख की बली चाहिए। हमने कहा कि 30,000 की बली तो तुम क्या कर लो, ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से ले लो, इतना तो पूरा हुआ। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अभी भी हम मुझे जो है वो क्या चाहिए, 70,000 रुपये और चाहिए। हमने कहा और कैसे दिया जा सकता, तो उन्होंने कहा कि नए इक्विटी शेयर इश्यू करके दिए जा सकते। नए इक्विटी शेयर कितने पे इश्यू करें, 10 रुपए का शेयर जो है वो कितने पे इश्यू कर रहे हो आप, 12 रुपए पे इश्यू कर रहे हो। अपन कंसिडर कितना करेंगे, 10 या 12। भाई 10 रुपए का शेयर अगर 12 पे इश्यू करोगे तो आप जो है एक्स्ट्रा 2 रुपए जो है वो किस में जाएंगे, आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो यहाँ कंसिडर कितना करोगे, 10 रुपए ही कंसिडर करोगे। तो आपको कितने शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, 70,000 डिवाइडेड बाय 10 कितने, 7,000 शेयर। जब 7,000 शेयर इश्यू करोगे तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डायरेक्ट कर रहे हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 7,000 इंटू 10 ये हो गया 70,000, और 7,000 इंटू 2 7 नहीं 14, और ये हो गया 70 से 80 और 84,000। अब इसको कहेंगे भाई तेरे को कितना चाहिए था, 1 लाख चाहिए था, ये देखो 30,000 तो तुम्हारा सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया, ठीक। और उसके अलावा 70,000 की हम क्या लेके आ चुके हैं, नई शेयर कैपिटल जो वो ला चुके हैं। क्या ये बात समझ आई आपको, सॉरी सेक्शन 55 गलत लिख दिया था ना, 71 ने, ये जो है सेक्शन 55 जो वो गलत लिख दिया था, ये सेक्शन 71 है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड ना, मुझे वापस चेक करने दीजिए, मैं कंफ्यूजन में आ चुका हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड। कौन सा था, सेक्शन 55 ही था। सेक्शन 55 ही है भाई, सेक्शन 55 ही है। 77 जो है वो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का है। आज ही दोनों नोट्स बनाए तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। क्लियर है, यहाँ तक की बातें समझ आ रही है। अब एक बार सेक्शन 55 पढ़ ले, बाकी इसमें कुछ नया है नहीं, बहुत सिंपल सही है, फिर नोट से देख लेंगे। एक बार अपन इसको जो है वो सेक्शन 55 को देख ही लेते हैं। हम्म। इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सेक्शन 55 क्या कह रहा है, 55 का क्लोज 1 कह रहा है, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सेल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इश्यू ए प्रेफरेंस शेयर विच इज इरेडीमेबल। वो कह रहा है कि पहली बात तो ये सुन लो मेरी कि भाई कोई भी ये इरेडीमेबल शेयर प्रेफरेंस शेयर इश्यू मत कर देना, ठीक है। डाउट आए वहां पर बता दीजिएगा, वैसे सिंपल सही है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। बाय बैक वाले में फिर भी जो वो थोड़ा सेक्शन जो था वो ट्रिकी था। दूसरा क्या कह रहा है, विजिबल है ना, क्लियर है भाई, कोई दिखने में अगर आपको लगता हो तो मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, दूसरा क्लोज क्या लिखा है, ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में इफ सो ऑथोराइज बाय आर्टिकल, इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल के अंदर होना चाहिए, इश्यू प्रेफरेंस शेयर विच आर लाइबल टू बी redeemed within a period not exceeding 20 year from the date of
डेट ऑफ देयर इश्यू सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी प्रेस्क्राइब कि प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए जा सकते हैं अगर आर्टिकल ने ऑथोराइज कर रखा है, लेकिन आप करोगे कितने, जो 20 साल के अंदर अंदर जो क्या हो रिडीम हो ऐसे ही इश्यू कर सकते हैं। हमने कहा ठीक। उसके बाद में उन्होंने कहा प्रोवाइडेड दैट कि इसके अंदर कुछ चीजें और ध्यान रखिएगा, ये भी सुन लो। हमने कहा बताओ, तो उन्होंने कहा एक कंपनी में इश्यू प्रेफरेंस शेयर फॉर ए पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 20 ईयर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सब्जेक्ट टू रिडम्पशन ऑफ सच percentage of shares as may be prescribed on the annual basis at the, मतलब कि वो कह रहा है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हो तो उस केस के अंदर आपको 20 साल से ज़्यादा की जो है 20 साल से ज़्यादा टाइम के बाद जो वो रिडीम हो ऐसे प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हो अगर आपको प्रेस्क्राइब कर रखा होता, कर दिया होता है। तो ये प्रेस्क्राइब कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये जो है वो करते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, इसके अंदर फिर उन्होंने और कहा है नो सच शेयर शैल बी रिडीम्ड एक्सेप्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड और आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ द फ्रेश इश्यू ऑफ द शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ द रिडम्पशन। अब आप अगर याद कर रहे हो बायबैक के अंदर, तो बायबैक के अंदर जब सेक्शन पढ़ रहे थे तो उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा था, क्लियरली लिखा था कि आप फ्री रिजर्व से या सिक्योरिटी प्रीमियम से या फिर फ्रेश इश्यू से जो है वो बायबैक कर सकते हो। जबकि यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, समझ आ रही है बात, देखो भाई, नो सच शेयर शैल बी रिडीम्ड एक्सेप्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट, कि प्रॉफिट, और वो भी कौन सा, ऑफ द कंपनी विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड, जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है। अब क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डिविडेंड के लिए अवेलेबल है क्या, कोई भी हाँ मत बोल देना, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा, क्योंकि सेक्शन 52 लगता है और उसके 5 जो है वो यूज जो है वो दे रखे हैं कि भाई वही यूज हो सकता है। तो क्या वो डिविडेंड देने के लिए अलाउ है, नहीं, डिविडेंड देने के लिए अलाउ नहीं है। अब इन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, फ्री रिजर्व जो वो यूज होंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ न्यू, नए शेयर जो वो इशू करके आप कर सकते हो। नो सच शेयर सेल बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुल्ली पेड, फुल्ली पेड होने चाहिए, फुल्ली पेड जो है वो कंडीशन यहाँ भी दे रखी है और वहां भी दे रखी है। Where such shares are proposed to be redeemed out of the profit of the company, their sale out of such profit transfer to, वो कह रहा है कि जितना कम हो रहा है उतना अमाउंट आपको क्या करना होगा, सीआरआर के अंदर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना होगा, और प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। और ठीक है, ये जो है वो ये वाले क्लोज के अंदर सेम वही बात दे रखी है जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करने वाली जो बात है वो सेम टू सेम। फिर उसके अलावा कह रखा है कि इन द केस ऑफ such class of companies as may be prescribed and whose financial statement comply with the accounting standard prescribed for the such class of companies अंडर सेक्शन 133, कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कि सेक्शन 133 के अंदर जो बता रखी है उस कैटेगरी के अंदर आती है, वहां जो प्रेस्क्राइब कर रखी है उस कैटेगरी के अंदर आती है, तो उस केस के अंदर जब उनके रिडम्पशन के वक्त जो प्रीमियम दिया जाता है, अगर कोई भी पेबल ऑन रिडम्पशन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर द शेयर ऑफ आर रिडीम, कि जो आपका प्रीमियम है वो किससे होगा, उसी से होगा जो आप उस प्रॉफिट से जिससे आप क्या कर सकते हो, डिविडेंड बांट सकते हो, मतलब किससे, फ्री रिजर्व से ही हो सकता है। इसके अलावा आगे नेक्स्ट के अंदर कह रखा है provided also that the premium if any payable to redemption of any preference share issued on or before the commencement of any act or by such company shall provided for the, वो कह रहा है कि अगर इसके आने से पहले था तो सिक्योरिटी प्रीमियम अलाउ था, वो अब इतना आपने यूजफुल नहीं है। इसके बाद में लिखा है कि इन केस ऑफ नॉट फॉलिंग अंडर द सब क्लोज 1, इस सब क्लोज 1 में नहीं है, मतलब कि सेक्शन 133 के अंदर प्रेस्क्राइब कंपनी जो है वो नहीं है, तो उस केस के अंदर अगर कोई प्रीमियम दिया जाता है रिडम्पशन के लिए तो प्रोवाइडेड फॉर आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जैसे दे सकते हो आप प्रॉफिट दे सकते हो, और आउट ऑफ द कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बिफोर सच शेयर आर रिडीम, तो उससे पहले आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो प्रीमियम है वो दोनों जगह से जो आपका प्रॉफिट अवेलेबल है डिविडेंड बांटने के लिए उससे, या फिर आप सिक्योरिटी प्रीमियम से भी चाहें तो उससे भी राइट ऑफ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आगे वाले जो है वो इसका क्रक्स बता देता हूँ, बाकी अपने इतना जो है वो इसका काम है नहीं। ये कह रहा है कि कई बार क्या होता है, कंपनी अगर
बाद में पढ़ लेते हैं, पहले इसको समझ लीजिएगा। कई बार क्या होता है, कंपनी जो वो रिडीम नहीं कर पाती है, भाई उसके पास पैसा अवेलेबल नहीं है या ऐसी कोई सिचुएशन हो, तो उस केस के अंदर वो कहाँ जाएंगे, ट्रिब्यूनल के अंदर जाएंगे, कोर्ट के अंदर जाएंगे। और वो भी किससे अनुमति लेके, होल्डर ऑफ द 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर, जिनको रिडीम करना उसमें से उनके 3/4 से पहले तो कंसेंट लेंगे कि भाई देखो पैसा तो देने की हमारी हालत है नहीं, तो अगर आप कहो तो कुछ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि क्या किया जा सकता है कि अगर 3/4 जो है वो हाँ कहते हो तो अपन जो ट्रिब्यूनल में चल जाते हैं, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, या तो आपको क्या कर देंगे, इसके बदले में कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर दे देंगे, सॉरी इनकी जगह जो कन्वर्ट करके कुछ दे देंगे, या फिर इनको रिडीम करके इसके बदले में नए आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो वो इश्यू कर देंगे। और इसके बाद में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज द हेयर बाय क्लियर दैट द इश्यू ऑफ फर्दर रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर ऑफ द redemption of preference share under this section shall not be deemed to be an increase or as the case may be reduction in the share capital of the company। शेयर कैपिटल के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज जो आसानी से अलाउ नहीं होता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी जो उसके ऊपर लिमिट लगा देता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर शेयर कैपिटल इंक्रीज करते हैं तो उस केस के अंदर कंट्रोल जो वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। समझ आ रही बात? तो वो भी अलाउ नहीं कर रखा होता है, और वापस उसको डिक्रीज करना भी अलाउ नहीं कर रखा होता है कि शेयर कैपिटल जो वो एक तरीके से सेफ्टी है, जिन्होंने जो वो लोन प्रोवाइड किया है या फंड प्रोवाइड किया है उन सब के लिए एक सेफ्टी है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये ट्रिब्यूनल अगर कह देता है तो उसको हम मान लेंगे, आप उसके अंदर इस चिंता में नहीं आ जाइएगी। ये एक तो उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया, और एक दिया है कि द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस सेक्शन बी अप्लाइड बाय द कंपनी इन पेइंग द अनइश्यूड शेयर ऑफ द कंपनी टू बी इश्यूड टू मेंबर ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस शेयर, कि जो सीआरआर के अंदर पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए इस्तेमाल होगा, और वो होगा फुल्ली पेड बोनस शेयर को इश्यू करने के लिए। फिर लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 2 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मीन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 6। ये अपने इतने काम का है नहीं, शेड्यूल 6 में बता रखे होते हैं। क्या होता है कि जब भी लॉ बनाया जाता है तो उसमें कुछ चीजें जो है किसी को रियायतें वगैरह देनी होती है, तो वो क्या कर देते हैं, लॉ के अंदर ही लिख देते हैं कि एज में बी प्रेस्क्राइब। फिर जो जैसी जैसी जरूरत होती है वैसे वैसे वो क्या करते रहते हैं, प्रेस्क्राइब करते रहते हैं। क्या आपको ये सेक्शन पूरी तरीके से समझ आया? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप। क्लियर है यहाँ तक का? तो फिर अपन नोट्स पे चलें और नोट्स से जो इसको कंप्लीट करें। हम्म। कंट्रोल डाइल्यूट का मतलब ये है कि भाई जैसे ही उसकी सगाई होती है, पहले वो जो सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता की जो बात सुनती, फिर वो किसी और की भी सुनने लग जाती है, तो माता पिता कंट्रोल क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। समझ आ रही बात? पहले जो वोट जो वो कौन कर रहे थे मीटिंग के अंदर, यही कोई 5,000 शेयर थे तो 5,000 शेयर होल्डर जो वोट कर रहे थे। अब 2,000 और शेयर इश्यू कर दिए, तो अब कितने वोट कर रहे हैं, 7,000 इश्यू कर रहे हैं, सॉरी 7,000 लोग जो वो वोट कर रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? चले नोट्स पे। चले नोट्स पे, यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो चले नोट्स पे अपन। क्लियर? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अकाउंटिंग फॉर रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके।
उसके बाद में प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए अगर सेक्शन 133 वाली है तो फ्री रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा, और अगर स्पेसिफाइड नहीं है 133 के अंदर तो उस केस के अंदर क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट जो वो होगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जितनी कम होती है उतने के बराबर हमें क्या चाहिए, फेस वैल्यू को कैश में रियलाइज करो। जैसे 10 का शेयर 12 में इश्यू करेंगे तो अपन कंसीडर कितना करेंगे, 10 में करेंगे। 10 का शेयर 10 में इश्यू करेंगे तो 10 कंसीडर करेंगे। और 10 का शेयर 9 में वैसे इश्यू होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 9 में इश्यू होता है तो हम कितना कंसीडर करेंगे, 9 रुपए जो कंसीडर करेंगे। उसके बाद में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करें। या तो आप क्या कर सकते हो, नए शेयर इशू कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हो। यहाँ पर क्या लिख रखा, फ्री रिजर्व से कह रखा, वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों लिख रखे थे, यहाँ पर सिर्फ फ्री रिजर्व जो यूज होगा। और तीसरा जो कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, कुछ जो है वो फ्रेश इश्यू कर दिया और कुछ जो आपने सीआरआर के अंदर ट्रांसफर कर दिया, जैसा कि अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था उसमें था। ई पॉइंट क्या क्या है, सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट जो है वो इसके रिडम्पशन के बारे में जो वो डील करता है। रिडम्पशन क्या, वैसे वो इश्यू के बारे में भी यही डील कर रहा है। वो कह रहा है कि रिडम्पशन के लिए पहले तो क्या हो, फुल्ली पेड हो। उसके अलावा रिडम्पशन के लिए नए इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ दे रखा है कि आपको प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है तो आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, चाहे इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि डिबेंचर को जो वो इशू नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है ऐसा छोटा सा क्वेश्चन कि भाई अगर आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं तो उस केस के अंदर ऐसा नहीं कि डिबेंचर इशू करके उनसे पैसा लेके जो आप क्या करने जा रहे हो, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने जा रहे हो। उसका कारण क्या है, क्यों नहीं किया गया, कि भाई आपके प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने थे, आपको पता था, तो आपको उतना पैसा जो क्या करना था, तैयार करके रखना था। अब उसके लिए आप लोन लेके जो है वो पैसा चुका रहे तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो आगे जाके खराब होने वाले। तो उन्होंने कहा कि अगर नए इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप नए इक्विटी शेयर इशू करके जो वो कर सकते हो। नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका कैपिटल बेस जो वो बना रह रहा है। लेकिन अगर आप डिबेंचर इशू करके जो है वो उसको यूज करना चाहते हो तो वो आप अलाउ नहीं है। प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू ऑफ डिबेंचर कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज। इस पर्पज के लिए आप जो है वो डिबेंचर इशू करके उस पैसे का यूज नहीं कर सकते। रिडीम ना कर पाए तो, अगर आप रिडीम नहीं कर पा रहे तो उस केस के अंदर 3/4 वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर होल्डर से जो वो आप कंसेंट लीजिए और उससे एंड ट्रिब्यूनल से कंसेंट लेके फ्यूचर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो वो सॉरी फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो वो इशू कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर दीजिए, क्या था भाई, क्या प्रेफरेंस शेयर जो है उनके ऊपर अगर कॉल से नरियर है तो क्या उनको फॉरफिट किया जा सकता है क्या? क्या प्रेफरेंस शेयर पे कॉल से नरियर है, उनको फोन कर दिए, नोरे कर दिए कि भाई पैसा दे दो पैसा दे दो, लेकिन वो पैसा दे नहीं रहे हैं, तो क्या इनको फॉरफिट किया जा सकता है? क्या इनको फॉरफिट किया जा सकता है? नहीं। बाकी का क्या आंसर है भाई? तो भाई इसका आंसर है किया जा सकता है, कर सकते हैं, कर सकते हैं। रीजन ये है कि जो फोर फीचर का प्रोसेस लिखा है वो किसके लिए लिखा है, शेयर्स के लिए लिखा है। देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर शेयर लिखा है ना तो उस केस के अंदर दोनों आते हैं, इक्विटी शेयर भी आते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी आते हैं। अगर उन्होंने स्पेसिफिक इक्विटी शेयर लिखा है ना तो ही जो वो इक्विटी शेयर आएगा, या उन्होंने स्पेसिफिक प्रेफरेंस शेयर लिखा है तो ही प्रेफरेंस शेयर आएगा। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि कंपनी के मालिक कौन है, तो आप ये नहीं कहें कि इक्विटी शेयर होल्डर है। कंपनी के मालिक जो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों है। हाँ,
रियल ओनर अगर स्पेसिफिक वो पूछ रहे हैं कि भाई रियल ओनर कौन है, तो उस केस के अंदर हम क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी बचता है और जो भी रिस्क ले रहे हैं वो तो कौन ले रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का तो अमाउंट जो फिक्स है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ओनर कौन है, तो उस केस के अंदर आप क्या कहेंगे कि शेयर होल्डर जो है वो ओनर है। समझ आ रही बात, जिसमें दोनों आते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फॉरफीचर का जो प्रोसेस दे रखा है वो किसके लिए दे रखा है, शेयर होल्डर के लिए दे रखा है। सीधा सीधा लिखा है कि अगर शेयर होल्डर जो वो पेमेंट नहीं करते हैं तो उस केस के अंदर फॉरफीचर जो वो किया जा सकता है, बस वो उनको नोटिस वगैरह देना है, वो सारा कुछ करना होगा। जबकि यहीं पर अगर डिबेंचर है और वो पैसा नहीं दे रहे हैं, तो क्या उनका फॉरफीचर किया जा सकता है क्या, नहीं। समझ आ रही बात, क्योंकि डिबेंचर जो भी पैसा दे रहे हैं वो किस फॉर्मेट में दे रहे हैं, लोन के फॉर्मेट में दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने उनसे किस्त मांगी और उन्होंने अगली किस्त नहीं दी और आपने कहा कि आपका जो पहले का पैसा है वो हम खा गए, इस तरीके से नहीं कर सकते। डिबेंचर का फॉरफीचर नहीं हो सकता, शेयर का फॉरफीचर हो सकता है, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कॉल्स इन अरियर के कारण फॉरफिट किए जा सकते हैं, तो यस किए जा सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के वोटिंग राइट ओनली ऑन रेजोल्यूशन जो विच डायरेक्टली अफेक्ट एंड द राइट अटैच टू हिज प्रेफरेंस शेयर। अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन है जो कि डायरेक्टली उनसे रिलेटेड है, जो उनके राइट को जो है वो, नमस्ते जी नमस्ते, अगर कोई ऐसा है जिसमें क्या है कि वो डायरेक्टली उनको हिट कर रहा है, उनके राइट को, या तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। जैसे कि एक रेजोल्यूशन पास करेंगे अपन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड जो वो क्या करते हैं, जो आज तक 15% था उसको जो 13% कर रहे हैं। क्या ऐसा करोगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के वोट लेने पड़ेंगे, क्या लेने पड़ेंगे, वहां उनको वोटिंग राइट मिलेगा। या फिर आप कर रहे हो कि भाई कंपनी को वाइंड अप कर दें, उसके लिए आप रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, तो क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलेगा, क्या मिलेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, कंपनी को वाइंड अप कर रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। या फिर फॉर द रीपेमेंट की प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अपन क्या कर रहे हैं, रिडीम करने के लिए कोई रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, तो वहाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट करेंगे, क्या करेंगे। रिडक्शन इट्स इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर इक्विटी, अब यहाँ पर आपको थोड़ा डाउट हो सकता है कि इक्विटी शेयर होल्डर को रिडक्शन करने करने का अगर हम जो है वो रेजोल्यूशन ले रहे हैं, तो उसके इसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिक्कत होगी, उनको क्यों पूछा जाए। तो उसका कारण ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए एक सेफ्टी का काम करते हैं, कि अगर प्रॉफिट कम होगा तो क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर को नुकसान होगा, और उसके बाद में अगर और ज्यादा नुकसान होगा या फिर और कम प्रॉफिट होगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नुकसान होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर इक्विटी शेयर को आप रिड्यूस कर रहे हो, ऐसा कुछ भी बायबैक वगैरह कर रहे हो, ऐसा कुछ रेजुलेशन है, तो वहां भी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट करेंगे, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है उस केस के अंदर भी करेंगे। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है रिलीज ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर रेस्पेक्टिव वोटिंग राइट। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जो प्रेफरेंस ये वोटिंग राइट वाला जो सेक्शन बात करता है ना, उसने तो क्या लिखा है कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 साल से अगर नहीं मिला है डिविडेंड, तो उस केस के अंदर वो सारे रेजोल्यूशन पे क्या कर देगा, वोट करना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन कुछ केस लॉज है जो कि कहते हैं कि यहाँ पर इसका इंटरप्रिटेशन सिर्फ और सिर्फ कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर से लिया जाए। ये वाला देखो, अगर आप एक ऐसा रेजोल्यूशन पास कर रहे हो कि भाई इक्विटी शेयर जो उसको क्या कर दें, कम कर दें, मतलब कि आप उनको क्या करना चाहते हो, बायबैक करवाना चाहते हो, इस तरीके का अगर रेजोल्यूशन पास करोगे तो उसमें सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर वोट नहीं करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी वोट करेंगे। हमने पूछा कि आप क्यों वोट करोगे, उन्होंने कहा कि हमें डायरेक्टली हमसे अटैच है। हमने कहा कैसे तुमसे डायरेक्ट अटैच है, तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए कंपनी में प्रॉफिट जो वो ज्यादा है, तो उस केस के अंदर हमारा डिविडेंड मिल जाएगा और एक्स्ट्रा जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर का हो। हमने कहा ठीक। अगर प्रॉफिट कम हुआ तो उस केस में क्या होगा, हमने कहा कि आप तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आपको पहले दिया जाएगा तो आपका तो पेमेंट हो जाएगा और इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर को पीछे से हटा दो, तो उस केस के अंदर अगर कल को कम प्रॉफिट होगा तो सीधा नुकसान किनका होगा, हमारा होगा। तो उस केस के अंदर ये जो इक्विटी शेयर होल्डर को आप रिड्यूस कर रहे हो, उस केस के अंदर हम जो है उससे डायरेक्टली कंसर्न है। तो अगर आप इक्विटी शेयर को बायबैक करने का प्लान कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो हम क्या करेंगे, वोट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर कम करने का कर रहे हो तो वो डायरेक्टली अटैच है ही, और उनको वोट करना भी चाहिए।
क्लियर है। यहाँ पर जो है कुछ केस लो जो वो क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भाई कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो है वही इसका इंटरप्रिटेशन है। तो इसका जो है वो दोनों आते हैं कि भाई कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर जो है। तो यहाँ पर आप कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी कह सकते हो, और अगर क्वेश्चन इस तरीके का है और जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखा है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो कंप्लीटली भी आते हैं। तो दोनों ही बातें जो वो सही बनती हैं। जनरली इन डिफॉल्ट अगर एजम्पशन होगी तो वो एजम्पशन क्या होती है, वैसे इतना कोई अब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा, बस आपको ये ध्यान रखना कि डिफॉल्ट एजम्पशन क्या होती है। अगर कुछ भी नहीं दे रखा और सिर्फ ये दे रखा है कि प्रेफरेंस शेयर है तो वो हम कौन सा मानते हैं, कम्युलेटिव ही मानते हैं। अपन ने जब अपने टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़े थे तब हमने इसके बारे में बात भी की थी। तो अगर कोई कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है और उसको 2 साल हो गए बेचारे को डिविडेंड का 1 रुपया नहीं बताया, तो उस केस के अंदर फिर वो क्या करेगा, सारे जो रेजोल्यूशन पास होंगे ना उन सब में ही फिर वो क्या करेंगे, वोट जो वो देंगे। कम्युलेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव। इसके अलावा ये एक सेक्शन 43 जो है वो भी थोड़ा सा है, उसको भी देख लीजिएगा। इश्यू ऑफ डिफरेंशियल राइट इक्विटी एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज। देखो दो तरीके के शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उन्होंने कहा ये जो सेक्शन 43 है जो ये क्या कहता है कि अगर आप चाहें तो प्रेफरेंस शेयर में नहीं, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर में क्या कर सकते हो, डिफरेंशियल राइट वाले शेयर इश्यू कर सकते हो। हमने कहा कैसे, कि उन्होंने डिफरेंशियल वोटिंग राइट हो सकता है या डिफरेंशियल आपका डिविडेंड हो सकता है। जैसे कि आपने डबल डिविडेंड जो वो वाले शेयर इश्यू किए। ठीक है, तो जैसे कि आपके नॉर्मल वाले जो है वो कितने हैं, नॉर्मल वाले जो है वो 10,000 शेयर है, और डबल वाले जो है वो आपके हैं 5,000 है। ठीक है, और आपके 20,000 का जो वो रुपए है डिविडेंड बांटने के लिए। तो नॉर्मली होना क्या चाहिए, 20,000 जो है इसमें से इसको कितना मिलना चाहिए, 20,000 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 15,000, और इसको कितना मिलना चाहिए, 20,000 इंटू 10,000 सॉरी 5,000 डिवाइडेड बाय 15,000। ठीक है, ये बनना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। 20,000 रुपये इन टोटल 15,000 शेयर में बांटने हैं, तो 10,000 को कितने मिलेंगे, 20,000 का मैं 10,000 के हिसाब से हिस्सा मिलेगा, और इसका जो है वो 5,000 के हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर आपने डिफरेंशियल राइट के शेयर इश्यू किए और आपने कहा कि इनको डबल डिविडेंड दिया जाएगा, तो उस केस के अंदर इसको 5,000 को कितना माना जाएगा, 5,000 इंटू 2 10,000। तो आप इनको 10,000 और इनको भी कितना माना जाएगा, 10,000। और इस केस के अंदर एक्चुअल में इनको डिविडेंड मिलेगा कितना, इसको मिलेगा 20,000 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000, और इनको भी कितना मिलेगा, 20,000 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 20,000। तो ऐसे डिफरेंशियल जो डिविडेंड डिविडेंड के केस में हो सकते हैं, वोटिंग राइट के केस में हो सकते हैं कि हमने डबल वोटिंग राइट वाले इश्यू किए तो उनका एक वोट जो वो 2 के बराबर माना जाएगा, इस तरीके का जो वो इश्यू किया जा सकता है। ठीक है, और डिविडेंड या वोटिंग या ऐसे किसी भी कारण से। लेकिन ध्यान ये रखना है, ये सेक्शन 43 जो अब आपको मन में आएगा कि सर ये ऐसा क्यों किया जाता है, तो ऐसा इस वजह से किया जाता है, कई बार क्या होता है सिचुएशन जो खराब हो जाती है और शेयर जो वो कोई खरीद नहीं रहा होता है, तो इस तरीके के अपने को ऑप्शन देने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो डिफरेंशियल राइट वाले हैं ना, वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 26%, 26% से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद में अगर जैसे किसी को लगता है कि ये जो वो चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग कैसे, जैसे उन्होंने क्या किया, कंपनी के जो मेन जो शेयर होल्डर थे उन्होंने क्या किया, अपने जो भी शेयर थे उनको क्या कर दिया, डबल वोटिंग राइट वाले शेयर जो वो अपने पुराने वाले हटवा के उन्होंने डबल वोटिंग वाले राइट जो वो इश्यू करवा दी, बाय बैक करवा के फिर जो वो डबल वोटिंग वाले करवा दिए। ऐसा कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे, वो जो है उन्होंने कहा कि नए शेयर इश्यू कर दो हमको, और हमको डबल वोटिंग वाले कर दो या फिर डबल डिविडेंड वाले कर दो। अब ऐसा करोगे तो फिर माइनॉरिटी बेचारे जो है उनको तकलीफ हो सकती है। तो अगर माइनॉरिटी को लगता है कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, तो कम से कम 10% जो माइनॉरिटी में जो मतलब जो कम से कम 10% शेयर जो होल्ड करते हैं वो लोग जो मिलके क्या कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं कि
जैसे आप ये देखो हमारे साथ चीटिंग हो रही है, और फिर ट्रिब्यूनल जो वो डिसाइड कर सकता है। लेकिन कोर्ट में जाने के लिए इनके पास कितना होना चाहिए, कम से कम 10% जो है वो इश्यूड शेयर होना चाहिए। अब किसी ने एक शेयर होल्ड कर रखा है और उसने कहा कि भाई डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले जो है वो शेयर इश्यू मत करो, तो हम उसको उसके बिहाफ पे वो ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकता। तो यहाँ पर अग्रीव्ड पार्टी कितनी होनी चाहिए, 10% तो कम से कम इश्यूड शेयर के जो है वो ले रखे हो, वही जो वो जा सकते हैं। क्लियर है? अब बताओ इसमें जो है वो आपको कौन से पॉइंट में डाउट है। डबल वोटिंग राइट वाला, देखो भाई, हम्म, जैसे क्या हुआ कि इन्होंने कहा है कि भाई आपके जैसे 10,000 शेयर पहले से इश्यू हो रखे हैं, ठीक है। अब कंपनी जो है वो रेजोल्यूशन पास किया और उन्होंने कहा कि हम ये जो 2,000 शेयर और इश्यू करेंगे, और ये जो है ये क्या होंगे, इनको जैसे ट्रिपल वोटिंग राइट होंगे, इनको क्या होंगे, ट्रिपल वोटिंग राइट होंगे। तो अब टोटल कंपनी में जो वोट होंगे वो कितने होंगे, जैसे एक शेयर पे एक जो है वो वोट होता है, तो उसके इसके अंदर 10,000, इनके लिए कितने होंगे, इनके वोट कितने होंगे, 10,000। ये शेयर तो 2,000 है, लेकिन इनके वोट कितने होंगे, 2,000 इंटू 3, कितने वोट देंगे ये, इनके वोट कितने माने जाएंगे, अगर ये 2,000 सारे सारे एक ही पक्ष में कहें तो इनके वोट कितने माने जाएंगे, 6,000 वोट जो वो इनके माने जाएंगे, इनके जो 10,000 वोट माने जाएंगे। ऐसा वोटिंग राइट में हो सकता है, ऐसा डिविडेंड के केस में हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस एक चीज ध्यान रखिए कि इस तरीके के जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट है डिविडेंड के केस वाले जितने भी है, वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 26% हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। हमने कहा ठीक। और उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि इस तरीके का जो है इश्यू से उनके राइट के साथ जो गड़बड़ हो रही है या छेड़छाड़ हो रही है, तो उस केस के अंदर कम से कम 10% इश्यू शेयर कैपिटल वाले अगर लोगों को लगता है ऐसा, तो वो जो है वो कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटा सकते हैं, ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक और कोई पॉइंट में डाउट हो तो बता दीजिए। क्लियर है? क्लियर है, और कोई डाउट हो तो इसमें बता दीजिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है भाई, इसके नोट्स जो वो अभी अपलोड कर देते हैं, एक बार इनको देखिए, बाकी जो अपने स्टडी जो वो कंटिन्यू रखिए, अच्छे से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अच्छे से मेहनत कीजिए। क्लियर है? जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक अपन थोड़ा स्लो ही चलते हैं। वैसे अपना इतना कुछ बचा है नहीं कि भाई, जैसे ये छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, जैसे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो है वो भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, वो भी छोटा ही है। बोनस शेयर और राइट शेयर जो है वो तो दोनों मिला के एक में ही जो वो हो जाएगा। और बाकी जो है वो क्या कहते हैं, अमालगमेशन और कंसोलिडेशन जो है, दो चैप्टर थोड़े बड़े हैं, लेकिन अल्टीमेटली अपने लिए इतने बड़े इस वजह से नहीं है क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम है, तो उसको अपने को उस प्रोस्पेक्टिव से देखना है। बाकी जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो कि पार्टनरशिप में काफ़ी कुछ सीख रखा है, तो उसमें भी ज़्यादा समय लगेगा नहीं।
हाँ बात बोल तो रहे हैं यार, सुनने में तो आया, अगर आ जाए तो फिर बढ़िया है। नोटिफिकेशन आ जाए ना तो फिर क्या चिंता खत्म हो जाती है कि भाई ना नोटिफिकेशन आ चुका, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है भाई? तो यहाँ तक का रिवीजन कीजिए भाई। थैंक यू की जगह जो वो रिजल्ट अच्छा लाइएगा बस। पूरी मेहनत करो, टारगेट जो 160 प्लस रखो, आराम से सब कुछ बढ़िया होगा। चिंताएं जो है वो वैसे ही मैं हूँ ही, मेरे को दे दीजिए, और खुद जो वो अच्छे से पढ़िए। यहाँ जितना टाइम बचता हो उसको जो पेपर थर्ड के लिए, जीके के लिए और अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर सुना उसके लिए। बाकी अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर कल मिलते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं ना।